नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बंधु पे। दोस्तों, कल पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को पढ़ा था और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का अंतिम शासक थे बृहदरथ। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और वह बृहदरथ का सेनापति थे और सेनापति होते हुए अपने शासक की हत्या कर दिए थे और शासक फिर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दिए थे। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, उनका नाम। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी में 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। जो इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वंश पढ़ेंगे कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर दी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे और शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। उनकी हत्या करके इन्होंने अपने नए वंश की स्थापना कर लिए। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश ही था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। सातवाहन वंश के शासक संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश पर अंत कर दिया, कण्व वंश का अंत कर दिया। फिर कुषाण वंश का स्थापना हुआ और कुषाण वंश का स्थापना कनिष्क ने किया। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम जो था वो सबसे पहले भारत में हिंद आए, हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुजुल कटफिसस थे। इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, वो कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त का जो कार्यकाल था वो 240 से 280 ईस्वी तक थे, उन्होंने शासन किया। फिर हम लोग देखें श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी थे वो घटोत्कच गुप्त, जिनका कार्यकाल 280 ईस्वी से 320 ईस्वी था। वह प्रथम शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी, घटोत्कच ने। फिर अगला शासक गुप्त वंश का है चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी लेंगे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए थे। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो प्रथम शासक थे, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे अगले शासक समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो थे
और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बने थे। इनका जो कार्यकाल था वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किए थे। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा जो हरिसेन के द्वारा जो रचित थे प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था, मतलब जीत हासिल किए थे। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। जो समुद्रगुप्त है उनको कविराज भी कहा गया है। फिर हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लेंगे आगे। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। जो समुद्रगुप्त थे वो सिक्के पे बीना बजा रहे थे, वो उनको दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी जो कवि थे वो हरिसेन ही था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और वैष्णव धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। रामगुप्त अयोग्य थे, जिस कारण चंद्रगुप्त द्वितीय उनका भाई थे, वो उन्होंने रामगुप्त की हत्या कर दिया और राजा घोषित स्वयं को कर लिए। अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लिए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। जो ध्रुव देवी थी वो रामगुप्त की ही पत्नी थी, उनसे ये शादी कर लिए थे। चंद्रगुप्त कुबेरनाग से उत्पन्न जो पुत्री थी वो उसका नाम प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक जो नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपनी अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किए गए थे। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। पहला 9 रत्न थे कालिदास, दूसरा था धनवंतरी, तीसरे था अमर सिंह, चौथा था बराहमिहिर, पांचवें थे शंकु, छठा बेताल भट्ट, सातवां घटकपर, आठवां छपनक एवं 9वां भरूची थे। फिर हम लोग अगले शासक कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। कुमारगुप्त प्रथम का कार्यकाल जो था वो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय ही हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र बना और नालंदा विश्वविद्यालय को जो समाप्त किया गया वो बख्तियार खिलजी के द्वारा समाप्त किया गया था। फिर अगले शासक हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। मध्य एशिया के जिनका कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। जो हुनों का आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के ही समय हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। जो स्कंदगुप्त के समय जब हुनों का आक्रमण हुआ था तो उस समय स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर दिए थे और इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया। जो सुदर्शन झील था उसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाए थे। स्कंदगुप्त ने भी शक्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी।
गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो उनका नाम विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ साथ मगध वंश का अंत हो गया। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।